अगर वादा किया जा रहा है तो 0.1% चांस है कि वो पूरा होगा। वादे तो बहुत सारे कोचिंग क्लास वाले भी करते हैं, वो वादे भी कहाँ पूरे होते हैं। नहीं, वादा तो तोड़ने के लिए किया जाता है। अध्यात्म पूरी तरह से गायब हो रहा। सेक्स की दवा ले रहा है 20 साल का युवा। आप कभी मोदी डायनेस्टी को लेकर कुछ कहते हैं, उसके आगे पीछे का मुझे नहीं कंटेक्स्ट पता, लेकिन वो बहुत वायरल हुआ। तंज मैंने किया था कि मोदी जी को अब कुछ नहीं सोचना चाहिए। अखिलेश यादव जी हमारे जो नेता हैं यूपी में, एक जमाना था जब वायरल मौसम के हिसाब से हुआ करता था, लेकिन आजकल तो वायरल कभी भी हो जाता है, और ये वायरल जो है वो कभी भी आपके मोबाइल फोन पर आ सकता है। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो अक्सर वायरल होते रहते हैं, जिनकी बातें अक्सर वायरल होती हैं। बहुत स्वागत है अवध ओझा जी आपका। और सवाल जवाब बातचीत, ये तो आप एक तरीके से कहा जाए कि आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। पहला सवाल इसी चीज को लेकर कि यूपीएससी एस्पिरेंट से लेकर टीचर और फिर वायरल टीचर तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा सफर रहा। समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहीं। तैयारी किया और तैयारी ने एक व्यापक दृष्टिकोण दिया। मतलब मेरा मानना यह है कि जितने लोग आईएएस की तैयारी करते हैं उनका एक बहुत बृहद दृष्टिकोण पैदा हो जाता है। और कुछ ऐसी परिस्थितियों में मैं शिक्षा की डायरेक्शन में मुड़ा, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि मैं एक एक्सीडेंटल टीचर हूं। और फिर कोरोना आया, और कोरोना के समय मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, नौजवान क्रांति, जिसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह लोगों को उत्साहित रखा जाए। और फिर जब मैं पहली बार वायरल हुआ और लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई आप वायरल हो गए हैं, तो मुझे लगा ये क्या होता है। मैंने कहा भैया मैं तो ठीक ठाक हूँ, मेरा टेम्परेचर भी ठीक है। बोले नहीं वायरल मतलब आपको सब लोग मोबाइल पे देख रहे हैं। उसके बाद तो खैर मतलब कहानी चली पड़ी। और लेकिन ओझा सर, आपको अक्सर इसी नाम से जाना जाता है और वायरल होते हैं, लेकिन आपकी वायरल जो बातें होती हैं उनमें अक्सर आप जो है किसी न किसी चीज़ के ऊपर चटके होते हैं, कुछ गुस्सा कर रहे होते हैं, कुछ तीखे बयान दे रहे होते हैं। ये आप सोच समझ के देते हैं या वही क्लिप जो है वो काटी जाती हैं, वायरल होती हैं, या ये आपका मिजाज है? नहीं, ये मेरा मिजाज है। जैसे कि मैं इस देश के लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप राजा हैं इस देश के, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब हम अगर अपने नौकर को 20,000 रुपये देते हैं कि जाओ भाई खरीदारी करके आओ, और वो आता है खरीदारी करके और हम उससे हिसाब नहीं मांगते, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो हमारे पैसे को मिसयूज़ करने लगेगा। ऐसे ही जब तक इस देश के लोग बजट नहीं समझेंगे, बड़ी छोटी सी बात है, हमारा सरकार, हमारे प्रतिनिधि हमारा पैसा खर्चा करते हैं, हमारी जनता जानना ही नहीं चाहती। जैसे इस बार का बजट आया, शायद ही भारत में किसी को पता होगा कि सरकार ने शिक्षा पर कितना व्यय किया, डिफेंस पे कितना किया, एग्रीकल्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। तो जब आपको जानना ही नहीं है, अब इन बातों को जब मैं बोलता हूं कि आज लोग परेशान हैं कि साहब राजनीति बहुत खराब है, राजनेता बहुत खराब है, कोई खराब नहीं है। आप जागरूक हो जाओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अक्सर वो ये देखता है कि जान भी ले तो उसका जोर तो चलता नहीं है। नहीं, जोर तब चलेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर वो जानेगा तो जागरूकता पैदा करेगा। जो भी जागा उसने जगाने की कोशिश की, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे कबीर हो। जितनी जागृति बढ़ेगी इस देश में, उतनी जागरूकता बढ़ेगी इस देश में, और वो जागरूकता धीरे धीरे फिर इस देश की व्यवस्था में सुधार लाना शुरू करेगी। लेकिन सवालों से अक्सर परहेज किया जाता है, व्यवस्थाएं अक्सर सवालों से परहेज करती हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? दरअसल व्यवस्था इसलिए वो सवालों से परहेज करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वादे उन्होंने बहुत किए, और वादा करने सबकी आदत है, और वादे पूरे नहीं होते, चाहे वो प्रेम में हो चाहे राजनीति में हो। मतलब वादा का एक सिद्धांत है, अगर वादा किया जा रहा है तो 0.1% चांस है कि वो पूरा होगा। क्योंकि जिसको भी काम करना है उसको वादा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो व्यवस्थाओं को ये बहुत अच्छी तरह पता होता है कि भाई हमने कह तो दिया अच्छा दिन, लेकिन अब सरकार को पता कहाँ था कि अच्छा दिन आएगा या नहीं आएगा। कोरोना बीच में आ जाएगा, डिमोनेटाइजेशन आ जाएगा, तो कुछ तो बुरा दिन आएगा। अब कहाँ से जवाब देंगे वो कि उस बुरा दिन की वजह क्या है। वादे तो गारंटी हो गए। नहीं, अलग अलग बातें हैं। गारंटी और वादे में फर्क है। गारंटी मतलब कि करना ही करना है मुझे, तो वादे से ही तो गारंटी निकलती है। नहीं, वादा तो तोड़ने के लिए किया जाता है। जितने भी वादे किए जाते हैं, जैसे ज्यादातर वादे प्रेम में किए जाते हैं कि हम तारे तोड़ के लाएंगे और चांद तोड़ के लाएंगे। लड़कियों को भी पता हो कि तुम कर कुछ नहीं पाओगे। ऐसे इस देश की जनता को भी पता है कि ये व्यवस्था कुछ नहीं करेगी, लेकिन वही है ना कि उसके पास वादे तो बहुत सारे कोचिंग क्लास वाले भी करते हैं,
वो वादे भी कहाँ पूरे होते हैं? नहीं नहीं, आप बताइए, आप कोचिंग वाले वादा नहीं करते। जैसे किसी कोचिंग ने अगर ये कह दिया कि आप हमारे पास आइए, हम आपका सिलेक्शन कराएंगे, फिर तो वो बिल्कुल अनर्थ करने वाली बात है, वो संभव ही नहीं है। जैसे 5 भाई द्रोणाचार्य से सीख रहे थे, टीचर एक ही था, लेकिन उस 5 में से सिर्फ एक अर्जुन है जो आईएएस बन रहा है। यानी द्रोणाचार्य भी 5 भाइयों को अर्जुन नहीं बना पाए। वही हमारे साथ भी है। हम लोग जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, हमें जो अर्जुन मिल जाते हैं हम उन पर थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं। कुछ अर्जुन बनने की स्थिति में होते हैं, उन्हें हम जगाने की कोशिश करते हैं, पर हम वादा नहीं कर सकते। अगर हमें ये तरीका पता होता। सर, द्रोणाचार्य ने भीम को भीम बनाया, युधिष्ठिर को युधिष्ठिर बनाया, नकुल और सहदेव तलवारबाजी में माहिर थे। अर्जुन की चर्चा सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो महान धनुर्धर थे, लेकिन धनुर्विद्या अलग चीज है। हर कोई धनुर्विद्या नहीं सीख रहा था ना, लेकिन शिक्षक ने वो दिया जो छात्र जिसके योग्य था। नहीं नहीं, वही बात मैं कह रहा हूं। जैसे द्रोणाचार्य ने 5 भाइयों की परीक्षा ली, मछली की आंख वाली, वो आईएएस की ही परीक्षा है, उसमें पास सिर्फ अर्जुन हो रहा है क्योंकि अर्जुन का व्यक्तित्व है। परीक्षा सबकी हुई। अब युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे पेड़ दिखाई पड़ रहा है, पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं, चिड़िया दिखाई पड़ रही। बस हम भी वही करते हैं। हमारे पास 5 लड़के अगर आते हैं, उसमें जो अर्जुन है वो हमारी बात को समझता है, उसको पता है कि मारना कहाँ है। वो अर्जुन जीतता है, अगर उसकी महानता है वो हमें क्रेडिट देता है। लेकिन हम, जैसे द्रोणाचार्य ने 5 भाइयों को समान रूप से पढ़ाया, ऐसे हम भी सबको समान रूप से पढ़ाते हैं। आपका सबसे प्रिय अर्जुन कौन अब तक? राजू शुक्ला। क्यों? एक्चुअली जब वो मुझसे मिला तो मुझसे कहा कि सर मुझे ऑप्शनल में एंशिएंट हिस्ट्री रखना है। मतलब उस व्यक्ति को ये भी नहीं पता था कि ऑप्शनल में एक पूरा विषय होता है, इतिहास। उसमें आपको एंशिएंट भी पढ़ना है, मेडिवल भी पढ़ना, मॉडर्न भी पढ़ना। आया मुझसे कहा सर मुझे ऑप्शनल में, तब वैकल्पिक विषय होता था, तो उसने कहा मुझे सर एक ऑप्शनल में एंशिएंट हिस्ट्री रखना है। तो मुझे लगा कि यार इससे मना करने कि भैया तुम कुछ और करो, जब तुमको पता ही नहीं वैकल्पिक विषय क्या होता है। और फिर उस आदमी ने तैयारी की, मैंने उससे कहा कि तुम्हारी ऐसी ऐसी कमियां हैं, और फिर वो तीसरे या शायद चौथे अटेम्प्ट में यूपी में डीएसपी हुआ। अगर उसकी इंग्लिश अच्छी होती तो वो लड़का आईएएस होता। तो वो, मतलब जिस आदमी का बैकग्राउंड बहुत वीक है पढ़ाई, जिसको ABCD से पढ़ना है, वो अगर आकर अपनी तैयारी को मजबूत करके सिलेक्शन लेता है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत में शिक्षकों की परंपरा रही है, आपने द्रोणाचार्य का जिक्र किया, मैं जिक्र करता हूं चाणक्य का। अगर आज अवध ओझा जी चाणक्य हों तो अपना चंद्रगुप्त कैसे चुनेंगे? व्यक्तित्व में 2 चीजें होती हैं, मतलब एक सशक्त मन और एक सशक्त शरीर। चाहे वो चाणक्य हो या मैं हूं या कोई भी शिक्षक हो, पैरामीटर एक ही है कि इसका मन कैसा है। जैसे मलय केतु और चंद्रगुप्त की कहानी है कि जब अंतिम समय आया और एक राजा, दोनों में से किसी एक को, चाणक्य को चुनना था, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि शरीर से दोनों शक्तिशाली थे, मन से भी दोनों शक्तिशाली थे, तो लास्टली उन्होंने क्या किया कि एक दिन चंद्रगुप्त को एक माला पहनाई गले के नाप की, और मलय केतु से कहा कि भाई ऐसा कर। जब चंद्रगुप्त सो रहा था तो उन्होंने उससे कहा कि भाई ऐसा कर कि माला निकाल के लाओ, ना तो माला टूटे ना लड़का जागे। तो मलय केतु ने जाके देखा और गले की नाप की माला थी। तो मलय केतु ने 2 मिनट के बाद आके कहा, गुरु जी या तो माला टूटेगी या लड़का जागेगा। फिर खैर कुछ दिन बाद बीता, वही माला चाणक्य ने मलय केतु के गले में पहनाई और गले के नाप की माला पहनाई। और फिर एक दिन यही सवाल किया चाणक्य उसको, चंद्रगुप्त को, कि भैया जाओ माला लेकर आओ और ना माला टूटे ना लड़का जागे। चंद्रगुप्त गया, 2-3 मिनट तक वो देखता रहा, फिर उसने तलवार उठाई और मारा, मलय केतु की गर्दन उड़ गई। उसने, गुरुदेव यही एक रास्ता था। बोले तुम राजा बनने योग्य हो क्योंकि तुम्हारे पास सशक्त मन, सशक्त शरीर के साथ साथ एक बहुत प्यारी चीज है जिसको विवेक कहते हैं। तो पैरामीटर हमेशा सेम रहेगा, वो पैरामीटर कभी नहीं बदलेगा। सशक्त मन, सशक्त शरीर और विवेक। लेकिन जो हुआ उसे आप क्रूरता क्यों नहीं कहेंगे? देखिए ऐसा होता है ना कि सिद्धांत होते हैं, जैसे किंगशिप नोज नो किंगशिप, ये सिद्धांत है। इसीलिए हर आदमी को आप राजनीति में जाते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि हर आदमी सिद्धांत को सुन तो लेगा, समझ नहीं पाएगा। जैसे कर भला तो हो भला, ये सिद्धांत है।
जिसका जितना हो दामन यहां पर उसको 100, ये सिद्धांत है। ऐसे राजनीति का ये सिद्धांत है, किंगशिप नोज नो किंगशिप। अगर वो इस सिद्धांत को वॉयलेट करेगा, महाभारत का युद्ध पूरा इसी सिद्धांत पे है, तो अगर जो भी इस सिद्धांत को वॉयलेट करेगा फिर वो अंदर जा ही नहीं सकता। वो उसको क्रूरता नहीं मानती, वो उसको बलिदान मानती है, त्याग मानती है। चलिए वापस लौटते हैं वायरलिटी के सवाल पर। आप मोबाइल के जरिए ही वायरल होते हैं, उसी पर सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, लेकिन आप मोबाइल के बहुत खिलाफ हैं और ख़ासतौर पर बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर बहुत खिलाफ हैं। मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूँ, उसका अपना एक इस्तेमाल है। मैं खुद इतनी डॉक्यूमेंट्रियाँ देखता हूँ, मतलब ये इतना प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आप इसे यूज़ कर पाएँ। कहते ना यूज़ और मिसयूज़। अगर आपको नींद नहीं आ रही और आप मोबाइल देख रहे हैं तो फिर मोबाइल आपके लिए जहर है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको समय काटना है, आप कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनके लिए अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मैं आजकल लोगों को देखता हूँ वॉशरूम में मोबाइल लेके जा रहे हैं, मतलब जहाँ, अरे सवाल नहीं, एक आध बार ले गया हूँ ऐसा नहीं ले गया हूँ, एक आध बार मैं भी ले गया हूँ, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार मोबाइल लेके वॉशरूम में जा रहे हैं। तो अब वो मोबाइल जो आपको शिक्षा दे सकता है, जैसे मैंने सूर्य नमस्कार मोबाइल से ही सीखा, सुबह लगाया और बाबा रामदेव जी करते हैं और उनके साथ मैंने भी किया। तो मेरा ये कहना है कि इस मोबाइल का मिसयूज़ ना किया जाए, वरना वो आपके सोचने की क्षमता को मार देगा। जब आप पूजा कर रहे हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो आप इससे दूर रहें, नहीं तो ये आपके सोचने की क्षमता को मार देगा और आपका पूरा जीवन नर्क बना देगा। लेकिन युवा जो आपके पास आ रहे हैं, आप बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, क्या मोबाइल का बदलाव व्यवहार में जो युवा पढ़ने के लिए आ रहे हैं या यूपीएससी एस्पिरेंट बनने के लिए बनते हुए आपके पास आ रहे हैं, उनमें आपको नज़र आ रहा है मोबाइल का बदलाव, मोबाइल का असर? बहुत बिल्कुल असर दिखाई पड़ रहा है। जैसे मैं देखता हूँ कि 2005-6 आसपास जो जनरेशन थी वो क्लास में इंटरैक्ट करती थी, बोलती थी, सवाल करती थी, और ये चीज़ 2015 तक था। लेकिन कोरोना के बाद से जो जनरेशन आ रही है, ये क्लास में शांत होकर बैठ रही है। 400 बच्चा, 500 बच्चा, 2.5 घंटे टीचर बोल रहा है, इसको सवाल ही नहीं पूछना। और सवाल ना पूछना ये मरे हुए दिमाग की निशानी है, क्योंकि जब आप 2.5 घंटे बोलते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मन में कोई क्यूरियोसिटी ना उठे। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ। महमूद गजनी हिंदुस्तान आया, सेना लेकर आया, मोहम्मद गौरी सेना लेकर आया, बाबर सेना लेकर आया, तैमूर सेना लेकर आया, नादिर सेना लेकर आया, अब्दाली सेना लेकर आया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ये तो व्यापारी थे। मतलब जब लड़का मॉडर्न इंडिया की क्लास में बैठा है तो उसे ये सवाल सोचना चाहिए कि यार ये कैसे भारत जीत गए, ये बात उठनी चाहिए। ये बाकी लोग सेना लेकर आए, क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं? सोच नहीं रहे ना, मनन नहीं कर रहे हैं। जैसे अध्ययन के साथ एक शब्द है मनन, ये इन्होंने मनन करना छोड़ दिया, मोबाइल ने इनका मनन छीन लिया है। हाँ, जैसे पहले हमें याद है, आपको भी शायद याद होगा कि हमारे घरों में मूवी देखने पे बड़ा प्रतिबंध था। आपको भी याद होगा कि अगर पिक्चर हॉल में कोई दिखाई पड़ गया, चर्चा होती थी कि कौन सी फिल्म जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। और कोई मतलब माँ बाप हमारे भले ही अनजाने में, लेकिन वो कहते थे कि अगर पिक्चर हॉल में देख लिए तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारी। वैसे वाकई में हुआ? एक बार तुम्हारा गया हूँ, मैं पकड़ा गया हूँ एक बार मैं पकड़ा गया हूँ। विनोद सिनेमा हॉल है हमारे यहाँ गोंडा में, और खून पसीना मूवी लगी थी अमिताभ बच्चन की, और मैं स्कूल छोड़ के वहाँ बैठा हुआ था, गमछा उमछा बांध के, और मेरी माता जी को वहाँ के एक लड़के ने बता दिया कचहरी जाके, क्योंकि स्कूल ड्रेस में थे, वो पहचान गया, उसने जाके कचहरी जाके बताया कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। और फिर वो जो है अंदर आई और टॉर्च मारा, और फिर वहीं से उन्होंने जो स्वागत करना शुरू किया। नहीं, फिर भी मैं देखता रहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा क्यों कहते थे। मूवी जो है, किताब अगर हमारे पैर में लग जाती है तो हम उसे उठाकर अपने सर में लगाते हैं। क्योंकि एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद अगर आप उसका मनन नहीं करते हैं तो वो पैराग्राफ आपको कभी समझ में नहीं आएगा। किताबें दिमाग को जिंदा करने का माध्यम है। मूवी क्या कहती है? कहती है आप सोचो मत, मैं दिखा रही हूं। तो जितना व्यक्ति मूवी से जुड़ेगा, सीरीजों से जुड़ेगा, उसकी सोचने की क्षमता मर जाएगी, क्योंकि उसे सोचना ही नहीं है, वो तो सब सामने चल रहा है। लेकिन ओझा सर, एक अभी मैं कुछ युवाओं से बात कर रहा था, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी से भी मैंने बात की, तो बात हुई, मैंने कहा कि तुम्हें ये जानकारी पता है? तो उसने कहा व्हाई डू आई नीड टू नो एंड व्हाई डू आई नीड टू रिमेंबर इट, बिकॉज गूगल है ना।
और जब मैंने इस पे तर्क किया तो उसने कहा कि आर यू थिंकिंग अबाउट अ डीगूगलाइज्ड वर्ल्ड, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये जो युवाओं को लग गया है, बहुत सारे बच्चों जो है आज इस तरह से मान रहे हैं कि बहुत सारी चीजें मुझे याद करने सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए ऑन कॉल है, मैं कभी भी खोज लूंगा इस चीज को। क्या आपको लगता है कि ये सोचने की क्षमता को कम कर रहा है? ये हमें अच्छा एग्जीक्यूटर तो बना सकता है लेकिन अच्छा थिंकर नहीं बना सकता। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें जो रैंचो है ना, आज का युवा ज्यादातर चतुर्लिंगम मॉडल पे है। चतुर्लिंगम को टॉप करना है, चतुर्लिंगम को सबसे अच्छी नौकरी करनी है, चतुर्लिंगम चाहता कि पूरा स्कूल उसे जिल्ले इलाही करे, मतलब हर जगह वो सुप्रीम रहे। लेकिन उसका दिमाग डिस्टर्ब है। जब वो स्पीच देने जाता है, वो दुबे लाइब्रेरियन उससे कहता है कि मैं आपको एक बार स्पीच पढ़ के सुनाता हूं। कहता जानना नहीं है दुबे जी, रट लिया है। फिर वो चमत्कार का बलात्कार करता है। रैंचो जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी समझ की क्षमता बहुत हाई है। मैं भी कहता हूं सब जानने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अब किसी का एड्रेस रटने की क्या जरूरत है, लेकिन समझने की तो जरूरत हमेशा रहेगी ना। ठीक है, आपको ठीक है स्टालिन के पिता का नाम जानने की जरूरत नहीं, आप गूगल करोगे आप जान लोगे। लेकिन रशियन रेवोल्यूशन, क्रांतियां क्यों होती हैं, यह समझ तो आपके पास होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था साम्राज्य की जननी है, जो इकोनॉमिक शक्ति होगा वही राजनीतिक शक्ति होगा। यह बात समझना तो जरूरी है ना। तो रटना किसी चीज को वो अलग बात है, किसी चीज को समझना। सर, आप शिक्षा जगत से इतने समय से जुड़े हुए हैं, जो हमारी शिक्षा है, जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है, वो उससे छात्रों को, बच्चों को इंसुलेट करना नामुमकिन है। और अब तकनीक इतनी ज्यादा आ चुकी है, अब हम एआई के भी ह्यूमनाइजर्स के ऊपर आ गए हैं कि एआई पे टेक्स्ट लिखिए और उसको ह्यूमनाइज कर लीजिए ताकि शिक्षक को यह पता लगे कि ये इसने खुद लिखा होगा। इसका क्या जवाब? टेक्नोलॉजी हमेशा से मनुष्य के विकास का कारक रही है और अंततः विनाश का कारण रही है। टेक्नोलॉजी का सबसे प्यारा पहलू यही है, सिर्फ मानव है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। पशु आज भी वैसे ही भोजन कर रहा है और वैसे ही रह रहा है। वृक्षों को तो कोई, वो अपने आप को थोड़ा इवॉल्व करते हैं पर टेक्नोलॉजी से उनका कोई लेना देना नहीं। मानव है जिसके पास टेक्नोलॉजी जैसा एक वरदान है। यही टेक्नोलॉजी उसके लिए वरदान बनती है और यही टेक्नोलॉजी उसके लिए अभिशाप बनती है। ये एआई हमारे लिए कितना काम का है, कितनी बड़ी चीज है। लेकिन मैंने एक मूवी देखी थी, रोबोट, चिट्टी जी। किसी दिन ऐसे ही कोई चिट्टी इस दुनिया को खा जाएगा, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा हो सकता है तो आर्टिफिशियल इमोशन पैदा होने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर ऐसा हुआ, मुझे उस मूवी की लास्ट सीन बड़ी प्यारी लगती है। बच्चों का स्कूल का डेलीगेशन म्यूजियम जाता है तो वहाँ चिट्टी का सर रखा होता है। तो पूछता है कि वो एक लड़की छोटी सी पूछती है कि मैडम ये यहाँ इसका सर क्यों कट गया? तो टीचर उसके सर पे हाथ रखती, बोली इसके दिमाग की वजह से। तो ऐसा ही कुछ, अगर मानव कितना भी यंत्र बना ले, लेकिन अगर वो यंत्र के अधीन हुआ, जब तक वो उसका मालिक है तब तक वो यंत्र को चलाएगा। जिस दिन वो उसके अधीन हुआ, यंत्र उसे खत्म कर देगा। हम जोड़ने के साधन बना रहे हैं। सोशल मीडिया जोड़ने का, लोगों को जानने का, समझने का, पहचानने का बहुत सशक्त माध्यम है। लेकिन फिर भी हम बहुत अकेले हो रहे हैं। बच्चों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। कोटा फैक्ट्री से लेकर कई सीरियल्स, कई मूवीज़, कई डॉक्यूमेंट्रीज़ लगातार सामने आई हैं जो बता रही हैं कि ये युवा जनरेशन है, ये बहुत ज़बरदस्त डिप्रेशन के अंदर है, नशे की लत में है। जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ये बहुत सारी उम्मीदों के साथ ज़रूर आते हैं, लेकिन क्या इनमें वो बाहुबल नहीं है या वो जो मानसिक क्षमता होनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है? कहाँ चूक रहे हैं हम, पेरेंटिंग से लेकर एस्पिरेशन तक? मेटेरियलिज्म विदाउट स्पिरिचुअलिज्म इज ऑर्फन। भौतिकवाद अध्यात्म के बिना अनाथ है। जैसे आज के युवा को बढ़िया गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज, लेकिन अगर आपका मन खुश नहीं है और आपको मर्सिडीज मिल गई, ये बहुत इसी मैं चाहता था आप मुझसे सवाल ये करें। मैं इस युवा को कहना चाहता हूं कि अगर आपका मन और शरीर सशक्त नहीं है तो इस दुनिया में आपको कुछ भी मिल जाए,
कुछ भी, आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे, क्योंकि आनंद के लिए शक्ति चाहिए। हिजड़ा क्यों गाली मानी जाती है? एक समुदाय है, वो एक क्रोमोसोमल डिसफिशिएंसी है उनके अंदर, उन्हें गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम किसी को हिजड़ा बोल देते हैं तो वो बुरा मान जाता है कि अरे इन्होंने मुझे हिजड़ा कह दिया। तो भौतिकवाद का भोग सिर्फ आध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकता है, और आज के युवा के जीवन से अध्यात्म पूरी तरह से गायब हो रहा है। वो कहता है ये धर्म, ये पाखंड, ये अविश्वास, ये ध्यान, ये कुछ भी नहीं होता। सेक्स की दवा ले रहा है 20 साल का युवा, मतलब इससे बड़ी दुर्घटना इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकती। और बड़े मजेदार बात कि ऐसे हजारों वीडियो अब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं जो बता रहे हैं कौन सी दवा 10 घंटे काम करती है, कौन सी दवा 20 घंटे काम करती है। ये सिर्फ मानसिक खोखलेपन का परिणाम है। मतलब अगर 20 साल का युवा 80 साल का अगर आदमी ढूंढ रहा है तो एक बार उस पर दया खाई जा सकती, नाराज नहीं हुआ जा सकता। लेकिन 20 साल का युवा अगर ऐसा कर रहा है तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भौतिकवाद को तो पकड़ लिया पर ये अध्यात्म को भूल गए, जो इस देश की जान है। क्या इस डिवाइस के अंदर इजी अवेलेबिलिटी एक कारण है? हाँ बिल्कुल कारण है, बहुत बड़ा कारण है। अब तो हम कुछ छुपा ही नहीं सकते बच्चों से। जैसे आज से 40 साल पहले बहुत सारे विषय थे जिन पे जानना बहुत मुश्किल था। काम एक विषय है, सेक्स एक विषय है, उस पर जानना बहुत मुश्किल था। अब हम अपने बच्चों से कुछ छिपा ही नहीं सकते। सब कुछ आप ये जो बातें करते हैं, कई छात्रों का कहना है, हाल के समय में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। छात्रों का कहना है कि अवध ओझा सर क्लास के अंदर ये सब ज्ञान की बातें करते हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन तो करवाते नहीं, विषय के ऊपर चर्चा होती नहीं है, वो सेक्स पर चर्चा करते हैं, वो जीवन के इस दर्शन के ऊपर चर्चा करते हैं। इसके लिए हम क्या करें? ये तो बातें बहुत जगह सुन लेते हैं। इतिहास एक ऐसा विषय है, जब मैं रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि प्लासी का युद्ध पूरा बेईमानी पर ही जीता गया है। प्लासी के युद्ध में लड़ाई कहाँ हुई? 29 लोग मरे थे रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और 500 लोग मरे थे सिराजुद्दौला की तरफ से। मेरा जो विषय है, अगर मैं पबैट पढ़ा रहा होता, ज्योग्राफी पढ़ा रहा होता, इकोनॉमी पढ़ा रहा होता, तो उसमें कहानियां होती ही नहीं। इतिहास कहानियों का ही विषय है, और जितना ज्यादा कहानियों से उसे जोड़ा जाएगा उतनी ज्यादा समझ व्यक्ति की बढ़ती चली जाएगी। तो जब मैं उन चीजों को जोड़ता हूं तो ऐसा नहीं कि सारे करते हैं। ये जब किसी व्यक्ति के ऊपर हमला होता है तो 2 तरह का हमला होता है। एक हमला होता है जब आपके क्षेत्र के जो टॉपर हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, आईएएस अधिकारी हैं, अगर वो ऐसा कहें तब तो ये माना जाए कि हाँ भाई ये बात जायज़ है। लेकिन आज के समय में जब हर कोचिंग का अपना एक आईटी सेल है, मतलब आपको भी पता है कि किसी के बारे में कुछ भी ट्विटर पे कहलवाया जा सकता है, ट्रेंड कराया जा सकता है। आज ट्रेंड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रेंड कराने का ठेका लेती हैं। तो आज के युग में किसी भी व्यक्ति को, लेकिन मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूं। जैसे आपने शुरुआत में वायरल की बात कही, तो मैं कभी कभी खुद से वायरल होता हूं, प्लान करके कुछ मुद्दा देता हूं लोगों को कि भैया बहुत दिन हो गया, बड़ी शांति फैली हुई है यार, हंगामा नहीं हो रहा है। तो चर्चा की भूख है ना? भूख नहीं है। फिर आप जब जानते हैं कि अब आप लोग, दुनिया कहीं आपको मिस तो नहीं कर रही है, दुनिया आपको मिस ना करे, वो आपको सुनती रहे, जानती रहे, देखती रहे कि हाँ पर्दे पे हैं। जैसे हमारे एक बॉलीवुड के एक्टर हैं बेचारे, मैंने सुना आजकल बड़े अवसाद से गुजर रहे हैं। तो ये अवसाद जो होता है कि भाई आप आज सोशल मीडिया के दौर में कोई अवसाद में हो ही नहीं सकता। कुछ तो बाहर निकालिए, कुछ तो बढ़िया बोलिए, कुछ तो कहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको यही तो हो जाए सर, यही तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है जो युवाओं को जो है बेतुकी हरकतें करवाता है, कभी प्लेटफॉर्म के ऊपर, कभी मेट्रो ट्रेन के अंदर, कभी चौराहे के ऊपर। तो यही तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, यही हम सोशल मीडिया में ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे जानता रहे, चर्चा करता रहे, देखें कितने लाइक्स आए, कितने शेयर्स आए। देखिए अभी मैंने एक वीडियो देखा, बड़ा प्यारा वीडियो देखा, बहुत प्यारा। मैं उन लड़कों की तारीफ करना चाहता हूँ, मैं नाम तो नहीं जानता। उन्हें बड़ा छोटा सा वीडियो बनाया कि हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं और हस्बैंड जो है वाइफ को धक्का देता है, तो वाइफ जाने लगती है। तो एक लड़का दूर से देखता है, तो वो आता है, हस्बैंड का कॉलर पकड़ लेता है, कहता पत्नी को मार रहा हो, शर्म नहीं आती तुमको? तो लड़की अपनी पत्नी की तरफ देख के कहता भैया ये बहुत कुत्ता औरत है। और फिर लेडी पलटती है और आती है, अपने हस्बैंड की तरफ देखती है, फिर उस लड़के की तरफ देखती है, और
एक चप्पल खींच के उस लड़के को मारती जिसने उसका कॉलर पकड़ रहा होता है, अपने हस्बैंड को नहीं, लड़के को। कहती लेखपाल है, इज्जत है इनकी। क्या मैसेज दिया उस लड़की ने कि कभी भी मियाँ बीवी के झगड़े में डंडा करने की कोशिश मत करना। तो मेरा मानना यह है कि अब कितना प्यारा मैसेज है ये जो पिक्चराइजेशन किया गया है। किसी भी चीज को दो तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेजेंटेशन हमेशा काबिले तारीफ है। आप गोंडा से आते हैं, वहां आपकी पैदाइश हुई, और पूर्वांचल का इलाका जो है वो अपराध के लिहाज से और विकास के लिहाज से उसकी बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप पूर्वांचल में अगर बदलना होगा तो पूर्वांचल को अलग सूबा बनाएंगे या पूर्वांचल में क्या बड़े बदलाव करेंगे? मैं सिर्फ एक बदलाव करूंगा। मेरा मानना यह है कि जिस समाज की सोचने की क्षमता अच्छी हो जाएगी वो समाज खुद अच्छा होता चला जाएगा। उसका मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण हूं। संत लोगों की संगत में आया, गुरु लोगों की संगत में आया और जिंदगी ने पूरा 360 डिग्री टर्न मार दिया। सिर्फ एक बदलाव करूंगा, वो है शिक्षा। मतलब शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा अप्लाइड, प्रेशर विहीन, परसेंटेज और सेंटेज सिस्टम तो मैं सब ध्वस्त कर दूंगा, स्किल बेस्ड। बहुत सारे लड़के आते हैं, कहते हैं साहब हमारे पास सर कोचिंग करने का पैसा नहीं है। अगर इन्होंने 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में कोई भी एक स्किल सीखी होती तो मेट्रोज में रहना स्किल के साथ कितना आसान होता है। तो स्किल डेवलपमेंट खैर गवर्नमेंट उसको कर ही रही है, अप्लाइड एजुकेशन और कोई परसेंटेज, कोई चेज, कुछ भी नहीं। पूर्वांचल के इलाके में युवाओं में जो जितने अपराधी निकले उस इलाके से, ये फैसिनेशन फॉर गन, फैसिनेशन फॉर क्राइम क्यों है? वजह क्या है? सामाजिक कारण? सामंतवाद, जमीन। जहां भी फ्यूडलिज्म होगा वहां ये गन कल्चर होगा। जहां कैपिटलिज्म होगा वहां गन कल्चर नहीं होगा। तो आप अफगानिस्तान देखो, सिर्फ गन कल्चर है क्योंकि कैपिटलिज्म है ही नहीं। तो जब तक सामंतवाद यूपी, बिहार जैसे स्टेट में शक्तिशाली रहेगा तब तक गन कल्चर रहेगा। इन दिनों बिहार में, आपने यूपी बिहार का जिक्र किया, बिहार में इन दिनों अभी चर्चा हो रही है प्रशांत किशोर को लेकर। उन्होंने कल ही एक राजनीतिक पार्टी बनाई है और वो भी काफ़ी वायरल होते हैं अपनी बातों को लेकर, और उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से राइट टू रिकॉल दिया है। आप एक राजनीतिक इतिहास के शिक्षक और राजनीतिक चिंतक होने के नाते सही मानते हैं ये होना चाहिए व्यापक स्तर पर? निश्चित तौर पर मतलब प्रशांत किशोर जी को मैं एक बहुत ही सभ्य इंसान, अच्छा, वही मेरी व्यक्तिगत उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, हमारा उनका प्रोग्राम बिहार में एक साथ था, लेकिन जिस एजेंडा को लेकर वो चल रहे हैं, जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं वो कि मुझे बिहार को सुदृढ़ करना है और बिहार को अच्छे ट्रैक पर लेकर आना है, तो उनका जो रिकॉर्ड है एक व्यक्तित्व के रूप में और एक शिक्षित व्यक्ति के, एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में, तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में बिहार की जनता एक मौका उन्हें देती है तो वो काफ़ी कुछ बदलाव निश्चित तौर पर करेंगे। भारत के नेताओं के तौर पर, भारत का फ्यूचर लीडर, क्योंकि आपके जो बहुत सारे बयान हैं वो वायरल होते रहते हैं और उसको राजनीतिक सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। आपने भी देखा ही होगा कि आप कभी मोदी डायनेस्टी को लेकर कुछ कहते हैं, उसके आगे पीछे का मुझे नहीं कंटेक्स्ट पता, लेकिन वो बहुत वायरल हुआ। एक तो वो आपने किस संदर्भ में कहा था? क्या वाकई में आप ये मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो संदर्भ ऐसा नहीं था। कुछ किसी मुद्दे पे मैं चर्चा कर रहा था और शायद कुछ विधान लॉ वगैरह बना था, उसी संदर्भ में मैंने कहा था। मतलब एक तंज मैंने किया था कि मोदी जी को अब कुछ नहीं सोचना चाहिए, अब विलंब के ही कारण स्वामी, कि आप देर किस बात की है, आप इस देश की सत्ता पे विराजमान है, आपको पता है चीजें बिगड़ी हुई हैं, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो मेरा कहना था कि अब वो किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं, उस संदर्भ में मैंने कहा था। पर आपने तो संसद को महल बनाने की बात तक कर ली। उस उतनी ही क्लिपिंग उन्होंने काटी, उतनी ही क्लिपिंग काटी उन्होंने। बाकी मेरा उनको मतलब मैंने उनके ऊपर कोई व्यंग नहीं किया था, तंज के रूप में कहा था कि अब आप देर मत करिए, आपको पता है कि सब कुछ बिगड़ा ही हुआ है। जैसे हिटलर आया जर्मनी, निराशावाद क्यों? नहीं, निराशावाद नहीं है। कहते हैं ना, डिस्ट्रक्शन जब होता है तब बहुत बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन होता है। ये काम हिटलर ने किया। आज जो जर्मनी आप देख रहे हो ना, वो हिटलर की देन है। जितनी कुरीतियां, विसंगतियां, जो भी था, मतलब उसने जर्मनी को यह सिखाया कि अगर सही ढंग से नहीं चलोगे तो मेरे जैसा कोई हिटलर फिर पैदा हो जाएगा। कुछ लोग जिंदगी में आपको ये सिखाते हैं कि क्या नहीं करना, क्या नहीं करना है।
एग्जैक्टली कुछ बीमारियां होती है ना जिनको आप दवा से ठीक ही नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल, चूंकि राजनीति का विषय आ ही गया है, भारत का भविष्य का नेता जो मौजूदा लोग हैं उनमें से आपको कौन लगता है उज बेस्ट फिट टू लीड दिस कंट्री? नहीं, फिलहाल तो मैं देख रहा हूं कि अखिलेश यादव जी हमारे जो नेता हैं यूपी में, मैं तो उनको बहुत, अभी रिसेंटली मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो भी बड़ा वायरल हो गया था उनके ऊपर। आपने जो है एक्सप्रेस वे पे कहा था। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पढ़े लिखे इंसान है, और जब मैं उनकी स्टेटमेंट, एक चीज से मैं उनको यहाँ से ये भी मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि क्रोध ना किया करें। राजनेता के लिए अच्छा नहीं है, राजनेता पर कमेंट होगा, राजनेता पर व्यंग होगा, राजनेता को उल्टी सीधी बातें बोली जाएंगी, लेकिन आप चूंकि राजा हैं इसलिए आप क्रोध ना करें। आप पढ़ लिख कर आए हैं, इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे आपने बनाया है कि जब भी हम उस पर सफ़र करते हैं तो हमें पूरे इंडिया में सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे है वो, और वो एक विजनरी, उनको पता है अर्थव्यवस्था और साम्राज्य और समाज का क्या संबंध है। लेकिन ओझा सर, सारी जो विकास की बहस है वो तो अंततोगत्वा वोट और वोट के रिजर्वेशन पर आकर अटक जाती है। रिजर्वेशन चाहे शिक्षा का हो, चाहे नौकरियों का हो, और ये किसी जाति का मसला नहीं, लेकिन हर व्यक्ति जो जहां है, चूंकि संसाधन कम है इसलिए हर व्यक्ति को उसका अश्योरेंस चाहिए, और रिजर्वेशन की बहस पर चीजें जाकर अटक जाती हैं, और फिर सारी चीजें वापस हम मंडल और कमंडल के युग में आकर खड़े हो गए हैं। मैं फिर वहीं आऊंगा, जिस दिन इस देश की जनता को पता चलेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, डिफेंस के क्षेत्र में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये सारे डिस्कशन अपने आप पीछे चले जाएंगे। आप मुद्दा बनाने तो दी, जनता को पता ही नहीं, जनता घूम घुमा के 3-4 मुद्दे पे रहती है, क्योंकि वो उन्हें समझती है एक धर्म, एक जाति, एक रिजर्वेशन, एक क्षेत्र, चूंकि उसे कुछ पता ही नहीं। अगर वो जाने कि सरकार उस, जैसे मैं देखता हूं भारत की जनता को, नेता देखेगी पैर छूने के लिए भागेगी, मतलब आपके प्रतिनिधि हैं, आपके पैसे से इनको वेतन मिलता है। जिस देश की जनता ये नहीं जान पाई, मैंने भाई कई बार लोगों से पूछा, जैसे लोग दौड़े कूदे को माई बाप बना लिया, हाँ, कूदे पैर छूने के लिए, गिर गए, तो मैंने पूछा कि फूफा है तुम्हारे? नहीं भैया। तो मैंने कहा तब क्यों मरे जा रहा हूं पैर छूने के लिए? तो अभी ये देश की जनता ये समझ ही नहीं पाई, बहुसंख्यक, कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं, हमें इनसे सवाल करना है। जैसे हमारी जनता विपक्ष के नेता को सरकार का दुश्मन मानती है, जबकि डेमोक्रेसी में विपक्ष का नेता सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सरकार को जिंदा रखता है, जनता के प्रति जवाबदेह रखता है, वही विपक्ष है। तो जिस देश की जनता, बहुसंख्यक जनता, विपक्ष के नेता को दुश्मन माने, आप सोचो वहां रिजर्वेशन और जाति और धर्म पर राजनीति नहीं होगी तो क्या होगा। एक आखिरी सवाल, ओझा सर की नई क्लास जिसमें धर्म भी पढ़ाया जाता है, गीता भी पढ़ाई जा रही है, ये नई क्लास और नया तरीका क्या बनाने की कोशिश? नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ जागरूकता फैलाना चाहता हूं, समझ देना चाहता हूं। और ओझा क्लासेस की मैंने स्थापना की है पूसा रोड में, करोल बाग में, कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर, और मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि जो नई जनरेशन आ रही है उसके अंदर इंसाइट की कमी है, पढ़ना नहीं है। आईएएस बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अंतर्दृष्टि का जागृत होना, और मेरा पूरा उद्देश्य यही है, क्योंकि एक बार अंदर एक लौ जल गई तो वो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देगी। तो चलिए, उम्मीद यही की जानी चाहिए ओझा सर कि भारत में शिक्षकों की और शिक्षा से राजनीतिक क्रांति और बदलाव की एक लंबी परंपरा रही है। आशा की जानी चाहिए कि आप जो कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बदलाव युवाओं के पौरुष और उनके संकल्प से इस देश की तकदीर को भी तय करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।